नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। हम कोई भी सब्जेक्ट को दो तरह से पढ़ाते हैं, एक आपका कंसेप्ट होता है और दूसरा आपका फैक्ट्स होता है। अब ये कंसेप्ट और फैक्ट्स का क्या मामला है? कंसेप्ट में थोड़ा सा क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है, लेकिन बातें जो हैं एकदम विस्तृत पूर्वक बताई जाती है। और दूसरा है फैक्ट्स, समय कम लगता है लेकिन इसमें हम उतना विस्तार नहीं कर पाते हैं। दोनों का अपना महत्व है। यदि समय कम हो तो फैक्ट्स वाला पोर्शन ज़्यादा पढ़ना चाहिए और यदि समय ज़्यादा हो तो कंसेप्ट वाला ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और परीक्षा के लिए दोस्तों दोनों पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कंसेप्चुअल ज्योग्राफी का प्रयोग करेंगे। तो दोनों हम चलेंगे, अगला वीडियो में आपका फैक्ट्स भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कंसेप्ट में शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का देखिए, परिभाषा पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट सिलेबस पर आते हैं। सबसे पहला है ब्रह्मांड और सौरमंडल। आज हम ब्रह्मांड को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारा और ब्लैक होल। इसके बाद हम सौरमंडल का अध्ययन करेंगे। सौरमंडल, सूर्य ग्रह 8 है, उपग्रह, बौनाग्रह, अन्य आकाशीय पिंड। तो ये दो भाग में ये चैप्टर बटा हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ब्रह्मांड पर। ब्रह्मांड क्या है? कहता है कि जिस तरह से भगवान अनंत है, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। ठीक उसी तरह से आप भगवान मानते हैं तो भगवान समझिए, अल्लाह मानते हैं तो अल्लाह समझिए। जिस तरह से सब अनंत है उसी तरह से ब्रह्मांड भी अनंत है। ब्रह्मांड के बारे में जो वैज्ञानिक बताते हैं वैसा ही जानकारी हम लोग जानते हैं। ठीक वही भगवान जैसा है, जो संत महात्मा कहते हैं वैसे ही समझते हैं। तो पहले कुछ संत महात्मा कुछ कहते थे, अब कुछ कहते हैं। उसी तरह पहले के मनोवैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में कुछ और बताए, अभी के बारे में कुछ और बताए। तो चलिए लेटेस्ट जानकारी के अनुसार हम लोग ब्रह्मांड पर चर्चा करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? तो कहता है जो भी आपको दिख रहा है, छोटा से छोटा पिंड और बड़ा से बड़ा पिंड, सब किस में आता है? ब्रह्मांड में आता है। चाहे बात सूक्ष्मतम अणुओं की हो या महाकाय आकाश गंगा की हो। अब जैसे ही यहाँ पर एक शब्द आया आकाश गंगा, तो आपको लगता होगा कि आकाश गंगा क्या है। चलिए एक पॉइंट ये हो गया, आकाश गंगा के बारे में हमको चर्चा करना है। चारों ओर फैला हुआ विशाल अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या है? तो एक ये भी आ गया कि अंतरिक्ष क्या है। एक आकाश गंगा है कि आकाश गंगा क्या है। तो इसका व्यास क्या है? 10⁻8 प्रकाश वर्ष। ये भी अनुमानतः ही है। फिर एक समस्या आ गया कि प्रकाश वर्ष क्या है। आप लोग नोट करते जाइए कि कौन कौन सा शब्द आया है। व्यास तो आप जानते ही हैं, यदि गोल है तो एक छोर से दूसरे छोर के बीच की दूरी व्यास कहलाती है। तो ये 3 पॉइंट हमको अभी तक मिला है, आकाश गंगा, अंतरिक्ष और प्रकाश वर्ष। कहता है कि ये भी जो व्यास है, ये जो प्रकाश वर्ष में हम माप रहे हैं दूरी, ये भी एकदम एक्यूरेट नहीं है, अनुमान है। क्या है? अनुमान है। तो आकार और सीमा का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, सिर्फ इसका हमें अनुमान है। तो एक अनुमान से ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। 100 अरब क्या है? आकाश गंगा है। अभी तक आकाश गंगा के बारे में हम चर्चा नहीं की है, लेकिन अब हम संख्या जान लेते हैं कि ब्रह्मांड में कितना आकाश गंगा है? 100 अरब। और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा है। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा है, यानी ब्रह्मांड में कुल अनुमानतः 100 × 100 यानी 10,000 10,000 अरब तारा है। और इसी 10,000 अरब तारा में एक सूर्य भी है, जिसको कि हम जानते हैं। तो सोच लीजिए कि पृथ्वी सूर्य से कितना छोटा है। तो पृथ्वी मात्र एक छोटा सा बिंदु है। यदि यह पूरा बोर्ड में इस बिंदु को कल्पना किया जाए तो यही है आपका पृथ्वी। और इसी पृथ्वी में 200 समथिंग देश में भारत एक देश है। इस भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में हम एक राज्य के निवासी हैं। और उस राज्य के इतने जिलों में हम एक जिला में रहते हैं, उसमें भी प्रखंड है, उस प्रखंड में भी शहर है, गांव है, उसमें भी एक घर है, उसमें भी हम है। तो आप तो इस बिंदु में भी नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं कि हम देख लेंगे। क्या देखिएगा भाई, ब्रह्मांड के तुलना में तो आप कुछ है ही नहीं।
कहता ये अरबों तारे, अब 10,000 अरब तारा है, एक जैसा समान रूप से नहीं बिखरा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई इसको बांट दिया है कि तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो, नहीं, जैसे तैसे जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है सब तारा। तो ये तारा समूह जो है ये समूह में है बटा हुआ। ये तारा किस में बटा हुआ है? समूह में है बटा हुआ है। ये जिस समूह में बटा हुआ है उसी को हम आकाश गंगा कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि अंतरिक्ष में, अब ये अंतरिक्ष क्या है? तो जैसे ही आप अपने ग्रह से ऊपर चले जाइए तो जो भी दिख रहा है सब क्या है? अंतरिक्ष है। तो जैसे ही ये तारे समूह में जमा होते हैं तो उसी समूह का नाम है आकाश गंगा। और हमारी पृथ्वी जिस समूह में है उसका नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। यानी हम गैलेक्सी कहें, आकाश गंगा कहें, मिल्की वे कहें, या दुग्ध मेखला कहें, सब एक ही बात है। तो ये तो समझ में आ गया कि आकाश गंगा क्या है? तारों का समूह है। और हमारा पृथ्वी जिस तारों के समूह में है उसे हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा या दुग्ध मेखला या गैलेक्सी या मिल्की वे कहते हैं। तो अभी तक हम क्या पढ़े कि ये ब्रह्मांड है और इसमें आकाश गंगा है, इसमें अलग अलग तारा है। ऐसा ऐसा आकाश गंगा कितना है? तो 100 अरब है। और ऐसा ऐसा कितना है? तो 100 अरब है। और फिर ये 100 अरब है। और फिर इसमें कितना तारा है? तो 100 अरब तारा है, यानी 10,000 अरब तारा है लगभग। और उसी में सूर्य भी है। सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी का। और यदि सूर्य के बाद हम देखें तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंटूरी। प्रॉक्सिमा सेंटूरी। अब फिर से चलते हैं शुरू में जो प्रश्न था आपका। एक तो था आकाशगंगा, ये सोल्व हो गया है। दूसरा अंतरिक्ष भी सोल्व हो गया है। तीसरा बचता है प्रकाश वर्ष। चलिए, प्रकाश वर्ष क्या है? ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई। अब कोई छोटा मोटा तो है नहीं कि मीटर किलोमीटर में माप देंगे। ब्रह्मांड है, अनंत है। तो अनंत को मापने के लिए भी हमें बहुत बड़ा षड्यंत्र करना पड़ेगा। कैसे? तो देखिए, विभिन्न आकाशीय पिंडों, तारों और ग्रहों के बीच अत्यंत विशाल दूरी को खगोलीय इकाई में मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU में मापते हैं। और खगोलीय इकाई दो तरह का है। एक दोनों लंबा दूरी का बात करता है, उसमें एक कम लंबा दूरी है, दूसरा ज़्यादा लंबा दूरी है। जो कम लंबा दूरी है उसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश कितना दूरी तय करती है? तो 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड की दूरी तय करती है प्रकाश एक सेकेंड में, है ना। तो एक सेकेंड में 3 लाख मीटर दूरी तय करती है, 3 लाख किलोमीटर। तो एक वर्ष में कितना करेगा? तो एक वर्ष में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और यदि इससे भी ज़्यादा दूरी रहे, जैसे एक तारा से दूसरा तारा के बीच की दूरी, इससे और लंबा दूरी मापा जाता है। इसका प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है। तो इसको हम मापते हैं पारसेक में। किस में मापते हैं? पारसेक। एक पारसेक में क्या होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यदि किलोमीटर जोड़ा जाए तो 3.09 × 10⁻13 किलोमीटर होता है। देखिए प्रश्न कैसे आता है। प्रश्न आएगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है, एक पारसेक में कितना किलोमीटर होता है, और एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है। रहेगा कि विभिन्न तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पारसेक का प्रयोग करते हैं। फिर एक प्रश्न रहेगा कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो गैलेक्सी है, दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है। और एक गैलेक्सी में कितना तारा होता है? तो 100 अरब तारा होता है। गैलेक्सी कितना है? तो 100 अरब आकाश गंगा है। ब्रह्मांड का व्यास क्या है? तो 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। तो अभी तक आपका इतना ही प्रश्न एग्जाम में आएगा। आगे चलते हैं। अब जो शुरू में हमारा 3 क्वेश्चन था वो सोल्व हो चुका है। आकाश गंगा, विशाल अंतरिक्ष और प्रकाश वर्ष। अब हम लोग चलते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा
लेकिन ये बेसिक है, ज्योग्राफी का शुरुआत है। हम चाहते हैं कि जो भी पहला बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनको मज़ा आ जाए। तो अभी तक हम क्या पढ़े दोस्तों? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा है, और उस 10,000 तारा में एक सूर्य है। पृथ्वी के बगल में सबसे नज़दीक वाला तारा जो है सूर्य है, और सूर्य के बाद यदि कोई तारा है नज़दीक में तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और खगोलीय दूरी को हम मापते हैं प्रकाश वर्ष में, दूसरा मापते हैं पारसेक में। एक प्रकाश वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी 3.09 × 10⁻13 किलोमीटर। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? अलग अलग थ्योरी है, लेकिन अभी जो सबसे प्रमाणिक थ्योरी और लेटेस्ट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है, यानी विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल ने 1920 में बताया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है, विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। यही है बिग बैंग थ्योरी। क्या है बिग बैंग घटना? तो बिग बैंग घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व होती है। 13.7 अरब वर्ष पूर्व। देखिए, इसी घटना के उम्र के आधार पर हम सौरमंडल का आयु, सूर्य का आयु, सबका आयु निकालते हैं। 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना हुई। कहता है कि वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, सब क्या थे? एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर थे, जिसका आयतन अत्यधिक था और निम्न एवं तापमान व घनत्व अनंत था। आयतन उसका अत्यधिक निम्न था और तापमान व घनत्व क्या था? अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में क्या होती है? इस अति छोटे गोलक में एक विस्फोट हो जाती है, जिससे इसमें व्यापक विस्तार हुआ, और आज भी यह क्या है? जारी है। जैसे समझिए, ये शुरू में जिससे ब्रह्मांड, ये आज का ब्रह्मांड है, यह शुरू में यह जो देख रहे बिंदु, ये सब क्या था? ये सब एक ही जगह था, और अंदर में बहुत भयंकर विस्फोट होता है। तो ये जो कण है, जो अभी आपका ग्रह, तारा, नक्षत्र ये सब बन गया है, ये क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। फिर इसमें विस्फोट होता है, फिर अलग हो जाता है, और धीरे धीरे यह फैलते जा रहा है, और अभी भी यह फैल रहा है। तो एक छोटा सा परमाणु में क्या होता है? विस्फोट होता है, जिससे क्या हुआ? पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है, और आज भी यह फैल रहा है। यही बिग बैंग थ्योरी है। यह घटना, हमको इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि हम ज्योग्राफी से नेट या पीएचडी नहीं करने जा रहे हैं। बस आपको समझना है कि बिग बैंग की घटना में छोटा सा परमाणु होता है, जिससे कि अभी आज ब्रह्मांड जो बना है उसमें विस्फोट होता है, और वह धीरे धीरे एक्सपैंड होता है, विस्तार होता है, और यह विस्तार अभी तक जारी है। यह बताया एडविन हब्बल 1920 में। यही बिग बैंग थ्योरी है। और यह घटना कब हुआ, ये याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ। अब जब यह घटना हुआ तो उसके 10.5 अरब वर्ष बाद सौरमंडल का विकास होता है। तो 13.7 अरब वर्ष पहले होता है बिग बैंग घटना, और उसके 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास होता है। हालांकि ये क्वेश्चन बीपीएससी में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि सौरमंडल का विकास जो है 4.5 अरब वर्ष पहले होता है। तो अब हम देख लिए बिग बैंग की घटना से सौरमंडल का विकास में। तो बिग बैंग की घटना जब हुई, उसी को हम मानक समय मानते हैं खगोलीय घटनाओं में। कोई भी खगोलीय ज्ञान हमको लेना रहेगा कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, नष्ट कब होगा, तो ये सारा जो बेस है वो कहाँ चला जाएगा? बिग बैंग की घटना के पास। अभी तक यही प्रमाणिक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सौरमंडल पर आते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर यह घटना हुआ, सौरमंडल का विकास हुआ, इसका साक्ष्य कौन दिया है? तो इसका साक्ष्य नासा ने 2001 में MAP रिसर्च, माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब नामक रिसर्च में पुष्टि किया। इसमें क्या बताया कि आकाश गंगाओं के बीच दूरी बढ़ने से इसके प्रकाश का रेड शिफ्ट अधिक होता है। अब देखिए, फिर एक क्वेश्चन आ गया, रेड शिफ्ट क्या है?
इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक हम 3 क्वेश्चन पर चर्चा किए थे। क्या था? आकाशगंगा, दूसरा अंतरिक्ष और तीसरा प्रकाश वर्ष। तीनों पर चर्चा हो गया। फिर एक मिल गया रेड शिफ्ट। चलिए रेड शिफ्ट आप इसको अभी होल्ड पर रखिए, आगे इसका जवाब मिलेगा। तो साक्ष्य नासा ने 2001 में मैप रिसर्च में पुष्टि किया इस बात का कि बिग बैंग विस्फोट हुआ और इस तरह से सौरमंडल का विकास हुआ। अब हम लोग चलते हैं फिर से वहीं पर ब्रह्मांड के पास। तो ब्रह्मांड में हम लोग क्या देखे थे कि ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में आकाश गंगा है और आकाश गंगा में तारा है और इसी तारा में सूर्य है। तो अब फिर से एक प्रश्न होगा कि ब्रह्मांड है क्या? इसका आंसर हमें मिल गया कि ब्रह्मांड क्या है। दूसरे यानी शुरू से लेकर विशालकाय समूह, विशालकाय जो भी पिंड मिलेगा उसका सम्मिलित रूप है। अब ब्रह्मांड बना कैसे, एक ये प्रश्न होगा। आकाशगंगा क्या है? तो इसका आंसर मिल गया कि तारों का समूह है। अब आकाशगंगा बनता कैसे है? फिर होगा कि तारा क्या है और तारा बनता कैसे है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे पर, क्या पर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा होगा। जिनका पहला क्लास है उनके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लोग चलते हैं ब्रह्मांड कैसे बनता है और आकाशगंगा कैसे बनता है। तो ब्रह्मांड कैसे बनता है ये भी क्वेश्चन आप होल्ड पर डाल दीजिए, आगे उसका जवाब मिलेगा। अब हम लोग पहले देखते हैं आकाशगंगा। इसी को देखिए मिल्की वे कहते हैं, कि इसी को आकाशगंगा कहते हैं, इसी को मंदाकिनी कहते हैं। यानी हमारा पृथ्वी जिस समूह में है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं, आकाशगंगा, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। देखिए दुग्ध मेखला छूट गया है। तो हम अपना तारा का समूह को ही आधार मानकर पूरा सौरमंडल, पूरा ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। देखिए तारों का ऐसा समूह जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से परस्पर बंधे हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? आकाशगंगा। इसकी विशेषता क्या है? यह आकार में स्पाइरल होता है, 80% भाग इसका स्पाइरल होता है, तस्तरी नुमा। आप किसी फिल्म में देखते होंगे कि अंतरिक्ष से जो एलियन का जो यान आता है ना, वो तस्तरी नुमा रहता है, इसी का कल्पना है। इसका व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष होता है। अभी सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये इसका आकार कैसा है, तो सर्पिलाकार है या तस्तरी नुमा है। केंद्र पर वामावर्त दिशा में घूमता है। अब देखिए आकाशगंगा भी केंद्र पर घूमता है, तो निश्चित है कि आकाशगंगा में जो तारा होगा वो भी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर क्या होगा? चक्कर लगाएगा। तारा मतलब क्या? सौरमंडल के साथ साथ आपका सूर्य भी। तो सब आकाशगंगा के केंद्र के ओर चक्कर लगाता है। मिल्की वे यानी जो हमारा आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला, इसके केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? काफ़ी अधिक है, लगभग 2700 प्रकाश वर्ष। सोच लीजिए कोना में पड़ा हुआ है सूर्य अपना तारा का समूह में। यह कैसा दिखता है? तो धुंधला सा दिखता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ गया कि तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। यहीं पर देखिए क्वेश्चन जो हम आपको छोड़े थे रेड शिफ्ट, इसका भी जवाब इसी में मिलेगा, इसी क्वेश्चन के आंसर में। तो ये इसको भी आप होल्ड पर डाल दीजिए, तारा निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं क्या यह धुंधला सा दिखाई पड़ता है, और इसी में आकाशगंगा में ही तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इसका ये गैस पुंज है, गैस निकलता है। देखिए कैसे आगे बताते हैं। तो अभी तक हम क्या देखें कि आकाशगंगा सर्पिलाकार होता है, तस्तरी नुमा होता है और केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। मिल्की वे के केंद्र से सूर्य की दूरी क्या है? लगभग 2700 प्रकाश वर्ष है। धुंधला दिखाई पड़ता है, तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। अब चलते हैं जरा पृथ्वी की मंदाकिनी। तो पृथ्वी की मंदाकिनी को ही हम मिल्की वे, दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। सबसे पहले इसको देखा किसने? तो गैलीलियो ने। एक प्रश्न है, यह आता है। और आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी यानी आकाशगंगा जो हमारा है, जो मिल्की वे है, उसके बगल में कोई और भी तारा का समूह होगा, तो वो क्या है? देवयानी है।
एंड्रोमेडा। और अभी एक हाल में जो वैज्ञानिक लेटेस्ट मंदाकिनी खोजा है, लेटेस्ट आकाशगंगा खोजा है, उसका नाम है ड्वार्फ। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा आकाशगंगा का नाम देवयानी है, सॉरी, हमारे आकाशगंगा का नाम दूध मेखला है, और उसके बगल में एक और आकाशगंगा देवयानी है, और अभी लेटेस्ट में एक और आकाशगंगा मिला है, उसका नाम ड्वार्फ है। यानी देखिए ये आपका हो गया दूध मेखला मान लिया जाए, इसके बगल में जो है देवयानी है, एक हाल में जो है खोजा गया है क्या, तो ड्वार्फ, ये लेटेस्ट है, और इसी में हमारा पृथ्वी है। इसको सबसे पहले किसने देखा, तो गैलीलियो ने देखा है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, मिल्की वे के बारे में पढ़े। अभी तक मेरा क्वेश्चन क्या क्या बच चुका है, तो एक क्वेश्चन है तारा निर्माण की प्रक्रिया, जो हम तारा में पढ़ेंगे। उसी में हम रेड शिफ्ट की घटना को भी देखते हैं। और कोई प्रश्न है, और कोई प्रश्न नहीं बचा है। चलिए, हाँ, एक और प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे बना है। ये सब तारा निर्माण की प्रक्रिया में हम देखेंगे। तो अब चलते हैं तारा। तारा क्या है, कहता है तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो निरंतर प्रकाश व ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ये प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ग्रह नहीं करता है दोस्तों, तारा करता है। ये हाइड्रोजन, हीलियम गैस और धूल के विशालकाय बादलों से बने हैं। देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस और धूल के विशालकाय बादलों से बना है। हाइड्रोजन 70% है और हीलियम 28% है। कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन 1.5% है। लौह एवं अन्य तत्व 0.5% है। तो ये है तारों का निर्माण। आगे हम देखेंगे कि तारा प्रकाश और ऊष्मा कैसे देता है। तो यही हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित होता है, जिसे हम संलयन अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया में बहुत सारा प्रकाश और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यही है तारा का प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत। इसमें सूर्य भी शामिल है, यानी सूर्य में भी क्या होता है, संलयन अभिक्रिया होती है। एक दिन ऐसा होगा कि यह हाइड्रोजन हीलियम में सब बदल जाएगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तो समझ लीजिए वहाँ से जो है उसका डाउनफॉल, पतन शुरू हो जाएगा, है ना, विनाश। तो चलिए एक प्रश्न आता है कि तारा चमकता कैसे है। सभी तारों में, जिसमें कि सूर्य है, अभी हम लोग मान लेंगे कि तारा का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सूर्य, क्योंकि नज़दीक में तारा क्या है, पृथ्वी का एक सूर्य ही है। तो सभी तारों में यानी सूर्य सहित हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में परिवर्तित होता रहता है, और इसके दौरान बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा, ताप और प्रकाश उत्सर्जित होता है। ऊर्जा जो है ताप और प्रकाश के रूप में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। इसी ताप और प्रकाश के कारण तारे चमकते हैं, इसी ताप और प्रकाश के कारण चमकते हैं। अब देखिए, जब तारा ताप और प्रकाश के कारण चमकता है, तो एक दिन तो ऐसा होगा कि ताप और प्रकाश बहुत ज़्यादा होगा, एक दिन मध्यम होगा, और एक दिन तो एकदम कम हो जाएगा। जब सबसे कम हो जाता है ना ताप, तब उसका रंग हो जाता है लाल। इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट, यानी लाल में यदि परिवर्तित हो रहा है तो समझिए कि तारा अपना लास्ट स्टेज में है। चलिए एक बार और इसको आगे अच्छा से समझते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, इस दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा जो है ताप और प्रकाश के रूप में बाहर आता है, जिसके कारण तारा चमकता है। तो यहाँ 3 अवस्था होगा, एक बार सबसे ज़्यादा, एक बार औसत, एक बार सबसे कम। कहता है इसका जो आकार है, तारा का आकार, रंग, चमक और ताप, यदि सबको सम्मिलित रूप से बेस माना जाए तो तारा का रंग इसी पर आधारित होता है। यानी तारा का रंग जो है किस पर आधारित होता है, आकार, चमक और ताप के आधार पर। 3 रंग होता है। 3 रंग होता है, कौन कौन, तो लाल, सफ़ेद और नीला। लाल, सफ़ेद और नीला। देखिए यही ये लाल जो है आपका रेड शिफ्ट वाला था, जो क्वेश्चन आपका होल्ड पर था। देखिए जो तारा का रंग है, कलर जो है, इसके पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। यानी ताप कैसा है, यदि सबसे
उच्च ताप रहेगा तो नीला रहेगा, और यदि उच्च रहा, सिर्फ उच्च, तो सफ़ेद होगा, और सबसे कम रहा तो लाल होगा। इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट, लाल में परिवर्तित होना। यदि नीला तारा है तो समझिए कि दमदार है, बहुत दिन तक जो है ऊर्जा देगा, प्रकाश देगा। सफ़ेद है तो थोड़ा कम देगा, और जब लाल हो रहा है तो समझिए कि यह लास्ट स्टेज में है और एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। जैसे तारा कौन कौन है, जरा इसके बारे में समझते हैं। तो ध्रुव तारा है, पोलारिस, सिरियस, वैगा, कैपेला, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा, यही है सूर्य के बाद वाला तारा। स्पाइका है, रेगुलस है, प्लियडस है। तो इतना याद करने का जरूरत नहीं है, इसमें हमको सिर्फ 3 ही देखना है, एक सूर्य, प्रॉक्सिमा और ध्रुव तारा। एक छोटा सा अल्फा भी देख लेंगे। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ना, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। पृथ्वी से दूरी जानते हैं इसकी कितना है? 4.22 प्रकाश वर्ष, और अल्फा का तो सबसे ज़्यादा है, 4.3। सोच लीजिए नज़दीक है तब इतना है दूरी है, अब बाकी का तो पता ही नहीं होगा कि कहाँ है। सभी तारा, जितना भी तारा है, ध्रुव तारा को छोड़कर सब पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित होता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण तारों की आभासी गति पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। कैसे? देखिए, पृथ्वी जो है स्वयं अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब चलता है, वेस्ट से ईस्ट चलता है, और सभी तारा क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट होते हुए दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, घूर्णन करती है। तो हम पश्चिम से पूरब चलते हैं, इसीलिए हमको तारा क्या दिखता है, पश्चिम से पूरब की ओर। तारा का निर्माण, अब तारा का निर्माण पर आते हैं। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, तारा, सभी तारा किधर से चलता है, पूरब से पश्चिम की ओर दिखता है, आभासी गति है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए। प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4.22 प्रकाश वर्ष। इसे एक ही क्वेश्चन आता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, और दूसरा किसका दूरी पृथ्वी से, 4.22 प्रकाश वर्ष। उसके बाद तारा का रंग हम समझ लिए कि नीला रहेगा तो सबसे उच्च है, सफ़ेद कम है, और लाल तो एकदम कम है, यही रेड शिफ्ट है। आकाश का जो आकार जो है, इसका रंग, चमक सब इसी के आधार पर होता है। तय 3 रंग होता है, लाल, सफ़ेद और नीला होता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा, बदले में ऊर्जा जो है ताप और प्रकाश के रूप में बाहर आएगा। बाहर आएगा तो 3 चीज़ होगा, सबसे ज़्यादा, ज़्यादा और सबसे कम। तो यही तारा है। आगे हम लोग चलते हैं। अभी तक हम लोगों के पास कितना क्वेश्चन होल्ड पर है, रेड शिफ्ट हो गया, और दूसरा तारा निर्माण, रेड शिफ्ट हो गया है, तारा निर्माण की प्रक्रिया और ब्रह्मांड, ये 2 प्रश्न बचा है। तो चलिए तारा का निर्माण का प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि तारा बनता कैसे। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि तारा में 70% हाइड्रोजन होता है और 28% हीलियम होता है। तो तारा मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। होता क्या है कि आकाशगंगा में उपस्थित हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के घने बादल के रूप में एकत्रित होने के साथ साथ इसका जीवन चक्र भी आरंभ हो जाता है। अब तारा का निर्माण का 3 फेज है। पहला है प्रोटोस्टार, यानी तारा जब नहीं था, और दूसरा है स्टार, और तीसरा है रेड जायंट स्टार, यानी तारा का अंतिम अवस्था। देखिए, कोई भी यदि वस्तु अभी आपको दिख रहा है तो एक समय होगा जब यह नहीं था। जैसे आज हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, तो एक समय था कि ज़िंदगी नहीं थी। आज जो पानी देख रहे हैं, एक समय था कि वह पानी नहीं था, पूरे बर्फ़ में था पूरा पृथ्वी। बर्फ़ के रूप में धीरे धीरे तापमान में कमी हुई, बर्फ़ पिघला, ग्लेशियर पिघला, धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई। जो आज ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक समय में नहीं था। तो कहने का आशय यह है कि जो भी आपको आज दिख रहा है वो पहले नहीं था और फिर भविष्य में नहीं होगा। तो तारा जो दिख रहा है वो पहले नहीं था। तो तारा बनने से पूर्व की अवस्था प्रोटोस्टार कहलाती है, और जब तारा बन गई तो स्टार, और एक समय होगा जब यह तारा लास्ट होगा, तो रेड जायंट स्टार, तारा का अंतिम अवस्था। अब चलते हैं हम लोग प्रोटोस्टार में। जब तारा नहीं था, जब तारा रहेगा तो यह प्रकाश का उत्सर्जन करेगा,
तो जब तारा नहीं होगा तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा, तो प्रोटोस्टार में प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। यह क्या होता है? यह अत्यंत सघन पिंड होता है, विशाल काली गैस की गेंद जैसा होता है। अब देखिए प्रोटोस्टार स्टार में कैसे बदलता है, स्टार रेड जायंट स्टार में कैसे बदलता है। इसको समझने के लिए हमको समझना होगा निहारिका, निबूला। ये निबूला यानी निहारिका क्या है? जिस तरह से पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाता है और जब वह बड़ा होता है तो उसे जो है वृक्ष बनने के लिए किसी दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से सभी तारों की जन्म जो है निहारिका में होता है। यानी निहारिका क्या है? तो तारों का नर्सरी है, खगोलीय नर्सरी है। यहाँ क्या रहता है? सिर्फ धूल और गैस का बादल होता है। सभी तारों का जन्म स्थल होता है कौन? तो निहारिका। अब जैसे ही तारों का नर्सरी को निहारिका कहते हैं, इस लाइन को समझ जाइएगा तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि सभी तारों का जन्म स्थल कहाँ है? निहारिका में। किसको छोड़कर? तो न्यूट्रॉन और श्याम बीवर तारा को छोड़कर। इसको छोड़कर क्यों? तो ये एक अलग बात है, क्वेश्चन है जिसका कि आंसर हम बाद में देंगे। इसको हम मृत तारा कहते हैं, यदि छोड़ देंगे तो मृत तारा हो जाएगा, न्यूट्रॉन और श्याम बीवर। ठीक है, तो एक प्रश्न ये भी आता है कि मृत तारा कौन है? न्यूट्रॉन और श्याम बीवर। तारों का जन्म स्थल क्या है? तो निहारिका। निहारिका क्या है? तो खगोलीय नर्सरी है, धूल और गैस का बादल है। अब निहारिका की उत्पत्ति क्यों होती है, ये भी तो प्रश्न है कि निहारिका सर हुआ क्यों। अभी तक हमारा एक और क्वेश्चन होल्ड पर है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, और फिर से एक आ गया प्रश्न कि निहारिका की उत्पत्ति कैसे हुई। तो निहारिका की उत्पत्ति का दो कारण है, एक तो ब्रह्मांड का बनना और दूसरा विस्फोटक तारा से बने सुपरनोवा से। फिर से एक क्वेश्चन आता है कि सुपरनोवा क्या है। अब देखिए निहारिका की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। सुपरनोवा थोड़ा सा होल्ड पर रहेगा। कहता है तारा का विस्फोट होना। अभी आप यही समझिए कि जब तारा अंतिम अवस्था में विस्फोट होती है तो उसी को सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा से क्या होता है? तारा का विस्फोट होने से गैस और बादल, धूल बहुत सारा बनता है, वही जाके निहारिका में जमा हो जाता है, तो फिर निहारिका की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसका तो हम आपको बिग बैंग थ्योरी बताए थे कि एक विस्फोट होता है परमाणु में जिससे कि ब्रह्मांड बना है, वह धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। देखिए जब उसमें भी विस्फोट होगा, आपको देखें कि बम फूटता है तो क्या होता है? जहाँ भी फूटता है वहाँ धूल कण का पूरा एकदम गैस बादल छा जाता है, तो वो सब जाके एक जगह जमा तो होगा। उसी तरह सोचिए ब्रह्मांड में इस बम से कई करोड़ गुना शक्तिशाली बम जैसा यदि फूटेगा तो उसका कितना सारा गैस होगा, कितना सारा धूल कण होगा, वो कहीं ना कहीं तो जाकर एक जगह जमा होगा। तो वो कहाँ जमा होगा? तो निहारिका में जमा होगा, निबूला में जमा होगा। और वही धूल और गैस का बादल से, ठोस पिंड से जो है क्या बनता है? तो प्रोटोस्टार यानी तारा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वही प्रोटोस्टार फिर स्टार बनता है, तारा। और वही तारा का अंतिम अवस्था जो होता है रेड जायंट स्टेज, वहाँ से भी हम देखेंगे दो चीज़ होता है, श्वेत वामन तारा और दूसरा होता है आपका सुपरनोवा विस्फोट। श्वेत वामन तारा तो विलीन हो जाता है सघन पिंड के रूप में, जिसका आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो सुपरनोवा विस्फोटिक तारा होता है, ये जब विस्फोट करता है तो फिर गैस धूलकण बनेगा। अब फिर वो धूलकण कहाँ जमा होगा? तो आपका निबूला में जाकर जमा होगा। अगला है रेड जायंट स्टार। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम ब्रह्मांड में आकाशगंगा तारा, इसके बाद हम लोग पढ़े क्या? तो निहारिका। निहारिका में ही क्या होता है? निहारिका का उत्पत्ति का कारण हुआ ब्रह्मांड का बनना और सुपरनोवा विस्फोट। तारा में हम लोग शुरू किए हैं प्रोटोस्टार। तो प्रोटोस्टार भी कहाँ बनता है? निहारिका में। तारा के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा बाद में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सूर्य, ग्रह, सब के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। अब हम लोग तारा का लास्ट स्टेज में आते हैं, वो क्या है? तो रेड जायंट स्टार। देखिए
रेड जायंट स्टार, लाल दानव तारा भी इसको कहते हैं, लाल दानव तारा। यह तारा के जीवन का लास्ट चरण होता है। अभी आप देखे थे कि तारा का रंग जो है नीला होता है, सफ़ेद होता है, लाल होता है। लाल का मतलब अब उसमें प्रकाश और ऊर्जा कम है, इसीलिए उसका रंग क्या हो गया, लाल हो गया। इसमें क्या होता है, होता क्या है कि हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित होता है। तो एक समय तो ऐसा आएगा कि जब सब हाइड्रोजन क्या होगा, हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये जो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होता है उसको संलयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक समय हाइड्रोजन सब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, अंदर में सिर्फ और सिर्फ हीलियम बच जाएगा, केवल हीलियम। तब क्या होगा, तारा का बाहरी क्षेत्र में फैलाव होता है और उस समय उसका रंग क्या होता है, लाल। यही है रेड शिफ्ट। अब तारा का बाहरी क्षेत्र में क्या होगा, फैलाव होगा। फैलाव होगा तो समझिए कि वहाँ पर फिर दो बात होगा। फैलाव होने पर क्या होगा, एक तो वह श्वेत वामन तारा बन सकता है और दूसरा जो है वह सुपरनोवा तारा बन सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सूर्य के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, चूँकि सूर्य भी एक तारा है। कहता है यह 5000 मिलियन वर्ष बाद रेड जायंट स्टार बन जाएगा। इससे क्या होगा, सूर्य का बाहरी आवरण फैलकर जो आंतरिक ग्रह है जिसमें हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है, सबको यह निगल जाएगा, यानी हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल से ग्रह में पढ़ेंगे, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बारे में। सीधे जानिए कि सूर्य भी एक दिन खत्म होगा। कब, तो रेड जायंट स्टार बनेगा 5000 मिलियन वर्ष के बाद। अब रेड जायंट स्टार जो है, तो रेड जायंट स्टार बनेगा कब, जब सब हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित हो जाएगा तब। अब रेड जायंट स्टार जब बन जाएगा तो दो बात होगा। पहला, श्वेत वामन तारा या तो बनेगा या तो सुपरनोवा विस्फोट होकर ख़त्म हो जाएगा। या तो श्वेत वामन तारा के रूप में नष्ट हो जाएगा सघन पिंड के रूप में, या तो सुपरनोवा विस्फोट होगा। फिर एक प्रश्न आता है कि श्वेत वामन तारा और सुपरनोवा तारा कब बनेगा। तो कहता है कि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो जाए तो श्वेत वामन तारा, और यदि सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाए तो सुपरनोवा तारा के रूप में विस्फोट हो जाएगा। फिर एक प्रश्न आता है, आखिर कितना द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, वो लिमिट क्या है। उस लिमिट को हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। देखिए पहले थोड़ा सा चंद्रशेखर सीमा समझते हैं। चंद्रशेखर जी जो हैं, डॉक्टर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, भारत के वैज्ञानिक हैं। इनको इसी सीमा के लिए नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला। अब ये सीमा क्या है, सौर द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना, ये अधिकतम सीमा है। मतलब सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से यदि कम हुआ तो वह श्वेत वामन तारा में बदल जाएगा। अभी बता रहे थे ना कि कम हो या ज़्यादा हो, तो कितना कम हो, 1.44 गुना, यही लिमिट चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। यानी 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान से यदि कम रहा तो श्वेत वामन तारा, और यदि ज़्यादा रहा तो सुपरनोवा तारा। और ये सीमा क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका खोज भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर जी किए थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला। अब श्वेत वामन तारा और सुपरनोवा तारा पर चर्चा करते हैं। तो सुपरनोवा, श्वेत वामन तारा क्या होता है, यह अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है, यानी बहुत ठोस पिंड बन जाता है। और आंतरिक जो इसका इतना ना अत्यधिक तापमान हो जाता है, इतना ना अधिक तापमान हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण फिर इसके अंदर विस्फोट हो जाता है। और फिर गैस धूल का बादल कहाँ चल गया, तो आपका नर्सरी में चल गया, यानी निबुला में, निहारिका में चल गया। दूसरा है सुपरनोवा तारा। अब सुपरनोवा तारा में क्या होगा, तो विस्फोट होगा। जब विस्फोट होगा तो दो चीज़ होगा, या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा या तो ब्लैक होल बनेगा। अब जरा सुपरनोवा विस्फोट पर चर्चा करते हैं। यह 1 सेकेंड में इतना अत्यधिक ऊर्जा देता है जितना कि सूर्य 100 वर्षों में देता है। यानी सूर्य 100 वर्ष में यदि जितना एनर्जी, ऊर्जा खर्चा करता है, जितना ऊर्जा देता है तापमान, उतना सुपरनोवा विस्फोट से 1 सेकेंड में प्राप्त होता है। तो सोच लीजिए कितना भयंकर विस्फोट होता होगा।
न्यूट्रॉन तारा। अब ये ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा, सुपरनोवा विस्फोट तो समझ लिए कितना ज़्यादा एनर्जी वह जो है बाहर निकालता है। अब है न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल को भी क्वेश्चन मान लीजिए, न्यूट्रॉन तारा को भी क्वेश्चन मानिए। चलिए न्यूट्रॉन तारा को सोल्व करते हैं। इसमें पदार्थों की सघनता जो है श्वेत वामन तारा से ज़्यादा होती है। अभी तक कोई न्यूट्रॉन तारा मिला है कि नहीं मिला है, तो आंसर है कि नहीं मिला है, परंतु श्वेत वामन तारा का पता चला है, लेकिन न्यूट्रॉन तारा का पता नहीं चला है। लेकिन न्यूट्रॉन तारा होता है। इसमें रेडियो तरंग का उत्सर्जन होता है न्यूट्रॉन तारा में। इसे हम क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं, जैसे अभी पल्सर बाइक है। तो न्यूट्रॉन तारा का अभी तक कुछ पता चला नहीं है, लेकिन होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ यही जानिए कि यह श्वेत वामन तारा से ज़्यादा सघन होता है। जब श्वेत वामन तारा भी सघन होकर विलीन हो जाता है तो ये भी विलीन ही हो जाता होगा। और यह रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है, जिसे हम पल्सर कहते हैं। अभी हमको न्यूट्रॉन तारा में इतना ही देखना है। अगला है ब्लैक होल क्या है। चलिए ब्लैक होल पर चलते हैं। ब्लैक होल क्या होता है कि एक विशालकाय पिंड है जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण अनियंत्रित होकर भीतर की तरफ संकुचित होता है। इसके पहले हम देख रहे थे कि हब्बल बताया था कि क्या कि जो है ठोस विशालकाय पिंड जो है फैलता है विस्फोट होकर, लेकिन ये क्या हो रहा है? अंदर की ओर ही संकुचित हो रहा है। इससे ब्लैक होल का निर्माण होता है, यानी इतना संकुचित हो जाता है कि उसके अंदर कुछ अब जा ही नहीं सकता है। और यह जो संकुचित होने का जो प्रक्रिया है यह कंट्रोल में नहीं रहता है, अनकंट्रोल होता है। यानी होता कैसे है? तो इसका निर्माण अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत न्यूट्रॉन तारे के असीमित समय तक संकुचन द्वारा होता है। इतना न संकुचित होते जाता है, इतना न संकुचित होते जाता है कि अनकंट्रोल हो जाता है, और इतना अधिक सिकुड़ जाता है, इतना अधिक सघन हो जाता है कि इसके अंतर्गत कोई भी चीज़ पार नहीं कर पाता है, इवन आपका प्रकाश भी। इसीलिए ब्लैक होल को हम देख नहीं सकते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों संकुचित हो जाता है, क्यों सिकुड़ जाता है, क्यों किसी को पार होने नहीं देता है? इसका सबसे बड़ा कारण है उसका गुरुत्वाकर्षण बल, जो बहुत ही पावरफुल होता है। वो सभी कण को अपने ही अंदर जो है समेट लेता है, वह इतना संकुचित और सिकुड़ जाता है। इससे कोई भी प्रकाश का भी पलायन नहीं होता है। इसीलिए ब्लैक होल दिखता नहीं है, अदृश्य होता है, देखे नहीं जा सकते हैं। इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव को केवल महसूस किया जा सकता है। यानी ब्लैक होल से तो पता चलेगा नहीं, तो उसके आसपास यदि देखेंगे तो लाइट का आवागमन होगा, लेकिन वहाँ पर नहीं होगा। तो समझ जाएंगे कि क्या यहाँ पर क्या है? ब्लैक होल है। अगला क्लास में हम चलेंगे सौर मंडल के बारे में, जिसमें हम सौर मंडल के बारे में, सूर्य के बारे में और 8 ग्रह के बारे में और 52 ग्रह, ये सब के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, एक बार 5 मिनट में ज़रा उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। ये कंसेप्चुअल ज्योग्राफी का क्लास है। फैक्चुअल हम अगला वीडियो में लाएंगे। तो हमने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड क्या है? सूक्ष्मतम से विशालकाय आकाशगंगा का सम्मिलित रूप है। और ब्रह्मांड कैसे बना है? तो इस पर बिग बैंग थ्योरी की घटना है, जिसका कि नासा ने भी पुष्टि किया है। 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ है यह घटना। क्या हुआ था? तो छोटा सा, यानी ब्रह्मांड जिस कण से बना है वो सभी एक जगह थे और उसमें भयंकर विस्फोट होता है, जिससे वह फैलते गया और आज भी फैल रहा है, यानी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी है, नासा ने भी पुष्टि किया है। ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब आकाशगंगा है और उसी एक आकाशगंगा में भी 100 अरब तारा है और उसी में एक सूर्य है, जिस पर चर्चा हम अगला वीडियो में करेंगे। अब बात है आकाशगंगा का। तो आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा जो है तारों का समूह है। अब बना कैसे? तो जो 10,000 अरब तारे हैं वो किसी सुनियोजित ढंग से नहीं फैले हुए हैं, बल्कि समूह में फैले हुए हैं।
तो पृथ्वी जिस समूह में है उसी का नाम आकाशगंगा हम मान लेते हैं, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। और गैलीलियो ने सबसे पहले देखा, और नज़दीक में जो है हमारा आकाशगंगा के बगल में देवयानी है, और एक नया खोजा गया है आकाशगंगा जो ड्वार्फ है। अब हम बात करते हैं आकाशगंगा के बाद क्या, तो तारा का। तारा को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा कि क्या 3 अवस्था में था, प्रोटो स्टार, तारा स्टार और रेड जायंट स्टार। तो प्रोटो स्टार जो है शुरुआती अवस्था है और रेड जायंट स्टार जो है लास्ट की अवस्था है। तारा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम अगला वीडियो में, जहाँ की सूर्य और ग्रह पर चर्चा करेंगे। अब जब हम आते हैं निहारिका निबुला में, तो वहाँ देखते हैं कि तारा का नर्सरी है, तारा का जन्म स्थल है। यहीं पर जो है ब्रह्मांड बनने के दौरान जो बिग बैंग थ्योरी जो कहता है कि विस्फोट हुआ था, उससे जो गैस धूल जो जमा हो गया एक जगह, वो यही है निबुला, निहारिका। अब फिर जब तारा का जो लास्ट अवस्था रेड जायंट स्टार जो होता है, जिसमें कि सुपरनोवा विस्फोट होता है, फिर उससे भी जो गैस धूल बनता है वो यहीं पर आता है। यानी एक तरह से ख़त्म होकर सब गैस धूल निहारिका में जमा होता है, और वहीं निहारिका से फिर तारा का निर्माण होता है। तो प्रोटो स्टार में हम देखे थे क्या कि इसमें प्रकाश और ऊर्जा नहीं आता है, तारा में आता है। तो अब हम तारा पर तो अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं रेड जायंट स्टार, यानी तारा लास्ट कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि तारा में जो हाइड्रोजन 70% 28% हीलियम होता है, और यही हाइड्रोजन जो है केंद्र में हीलियम से अभिक्रिया करके हीलियम में रूपांतरण हो जाता है। तो एक समय तो ऐसा होगा कि जब सब हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, तो समझ लीजिए कि उस समय जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी, और प्रकाश और ऊर्जा जो है प्रकाश और ताप के रूप में आना बंद हो जाएगा। उस समय उसका तापमान घटेगा, और जो तापमान होता है उसके आधार पर यदि हम रंग का चर्चा करते हैं तो 3 होता है। नीला में सबसे ज़्यादा होता है, और उजला में ज़्यादा होता है, और सबसे कम लाल में होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेड जायंट स्टार, यानी लाल हो गया, यानी अब लास्ट होने वाला है, बुझने वाला है, समाप्त होने वाला है। और जब रेड जायंट स्टार की अवस्था में आते हैं तो वहाँ हम देखते हैं क्या, तो 2 चीज़ है। एक चंद्रशेखर सीमा देखते हैं, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से यदि कम रहा रेड जायंट स्टार, तो वह बदल जाता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार में, श्वेत वामन तारा में। और श्वेत वामन तारा जो है सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। फिर नष्ट होगा तो आपका निबुला में जाके गैस धूल कण जमा होगा। और दूसरा है चंद्रशेखर सीमा, यानी 1.44 गुना से अधिक रहा तो वह सुपरनोवा तारा में बदल जाता है। अब सुपरनोवा तारा जो है में विस्फोट होता है। सुपरनोवा तारा का मतलब ही है कि विस्फोट तारा है, विस्फोटी तारा है। अब जब विस्फोट होगा तो 2 चीज़ होगा, या तो न्यूट्रॉन तारा में बदलेगा या तो ब्लैक होल में बदलेगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन तारा का। तो न्यूट्रॉन तारा के बारे में बहुत ही हमें कम जानकारी है, सीमित जानकारी है। क्या, तो इसकी सघनता श्वेत वामन तारा से ज़्यादा होती है, तो फिर वही श्वेत वामन तारा के जैसा ही वह विलीन हो जाएगा। और यह रेडियो तरंग का उत्सर्जन करता है, जिसे हम पल्सर कहते हैं। क्या अभी तक कोई न्यूट्रॉन तारा के बारे में पता चला है, तो आंसर है नहीं, लेकिन श्वेत वामन तारा के बारे में पता चला है। इसके बाद आपका न्यूट्रॉन तारा क्लियर हो गया। अब बचता है ब्लैक होल। ब्लैक होल में क्या होता है, इसका अंदर इतना इसका अत्यधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है कि सबको यह अंदर की ओर संकुचित कर लेता है, सघन से सघन पिंड में बन जाता है, और इतना अंदर कि इसके अंदर एक प्रकाश भी नहीं जा पाता है, प्रकाश का एक किरण भी नहीं जा पाता है। इससे क्या होता है, यह अदृश्य होता है, किसी को जाने नहीं देता है। इसका कारण क्या है, इसका अति शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल। पता कैसे चलता है, तो वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे प्रकाश भी नहीं जा रहा है, अब बाकी अगल बगल में जो है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिख रहा है। तो अगल बगल में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव दिख रहा है, इसका मतलब ये एरिया डार्क है, अंधेरा है, पता नहीं है इसके बारे में, दिख नहीं रहा है, यानी ये क्या है, तो ब्लैक होल है। इतना का आज हम चर्चा किए हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो उनके लिए भी लाभकारी होगा जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आगे के क्लास में हम सौरमंडल
पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल में सूर्य जो है एकदम 99.99% मेन भूमिका में है, सूर्य महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे कि ग्रह है, उपग्रह है, ग्रह 8 है, उपग्रह है यानी चंद्रमा, बौना ग्रह क्या है, तो ग्रह कौन होगा, बौना ग्रह कौन होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर जो आकाशीय पिंड और बच जाते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या पुच्छल तारा जो 76 वर्ष के बाद आता है, जैसे हाइलिया भी पता चला है, पिंड, उल्का के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि कुछ लाभदायक होगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लिया कीजिए। हाँ, यदि अच्छा लगे तो ही कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ख़राब लगे तो कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है, अच्छा लगे तो कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।